जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में और पॉपुलेशन चेंज के बारे में। और इसी पॉपुलेशन चेंज में हमने पढ़ा था बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में और माइग्रेशन के बारे में। आज की बातचीत हम शुरू करेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के साथ में। पॉपुलेशन चेंज के पैटर्न्स क्या हैं? अगर इन जनरल बातचीत की जाए तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, राइज हो रही है। लेकिन ये सभी कंट्रीज़ के लिए ट्रू नहीं है। मतलब दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का लेवल हाई है, जिनमें पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ डिक्लाइनिंग, जहाँ पे पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल केन्या जैसे कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, केन्या जैसे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग। होता क्या था, ये जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनमें पहले हाई बर्थ रेट होती थी और डेथ रेट भी हाई होती थी। मतलब लोग पैदा भी ज़्यादा होते थे लेकिन लोग मरते भी ज़्यादा थे। बट अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गई है। इन जनरल जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं, तो डेथ रेट्स तो कम हो गई हैं, डेथ रेट्स हैव फॉलन, लोग कम मर रहे हैं, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है। और इसकी वजह से इन जनरल जो पॉपुलेशन है वो इन कंट्रीज़ में हाई रेट पे ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। लेकिन दूसरे साइड डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। और क्यों स्लो हो रही है? बिकॉज डेथ रेट तो लो हो गई है, बट ऑब्वियस सी बात है बिकॉज इन कंट्रीज़ में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं। लेकिन साथ ही साथ इन कंट्रीज़ में बर्थ रेट्स भी लो हो गई हैं, बर्थ रेट्स भी कम हो गई हैं। और ये बर्थ रेट्स कम क्यों हुई हैं? बिकॉज लोग जो हैं वो एजुकेट हो गए, पढ़ लिख गए, उनको समझ में आ गया है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करना है। अगर इन जनरल बोलें तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो दुनिया भर में वेरी करता है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई और पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ डिक्लाइनिंग। और ये हो गई जनरल बातचीत। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। मैं हर एक सेशन में ये बोलता हूँ कि लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करके थोड़ा सा पुश कर देगा, तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फ्रेंड्स को जो भी इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, आगे एक डायग्राम दे रखा है, मैप दे रखा है, और मैप में बताया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ वेरियस कंट्रीज़। बेसिकली अलग अलग डायग्राम्स से दिखाया गया है कि किस कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट क्या है। फॉर एग्जांपल ब्लू में वो कंट्रीज़ दिखाई गई हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा है, 3% से ज़्यादा है। अलग अलग कलर्स के साथ में अलग अलग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का लेवल दिखाया गया है। आप एक नज़र मार लेना इस पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर बात आती है पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, और पहली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई है। कोई कंट्री कितनी क्राउडेड है, किसी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, उसका सीधा रिलेशन उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी या नहीं होगी, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और जापान की अगर बात करें तो दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं। अगर दोनों कंट्रीज़ के एरियाज़ को देखें और पॉपुलेशन को देखें तो दोनों ही कंट्रीज़ डेंसली पॉपुलेटेड हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल की बात करें तो जापान बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा आगे है। और इससे अपन क्या समझ सकते हैं? एक तो अपने को समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्री डेंसली पॉपुलेटेड है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड भी हो या ना हो, दोनों ही चीज़ें हैं, बिकॉज कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और दूसरा, अपन ने एग्जाम्पल में क्या बात करी कि बांग्लादेश और जापान दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल पे जापान बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा आगे है। मतलब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसके ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी पे। अगर किसी कंट्री में
पढ़ी लिखी एजुकेटेड पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है और मोटिवेटेड पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बहुत हाई होगा। लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन के लेवल्स उतने बढ़िया नहीं है, पॉपुलेशन उतनी हेल्दी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है या मोटिवेटेड पॉपुलेशन नहीं है, तो उस कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल होगा वो कंपैरेटिवली लो होगा। और जब हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में, तो ये क्वालिटी, ये ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेसिस पे वेरी करते हैं। जैसे कुछ होते हैं चिल्ड्रन, कुछ होते हैं यंग लोग, कुछ होते हैं ओल्ड एज के लोग। सेक्स के बेसिस पे वेरी करते हैं, कुछ मेल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स होते हैं। लिटरेसी लेवल्स पे वेरी करते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन के लेवल्स बहुत लो हैं। हेल्थ कंडीशन वेरी करती है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेल्दी पॉपुलेशन है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है आज भी, जहाँ की पॉपुलेशन उतनी हेल्दी नहीं है। ऑक्यूपेशन के लेवल पे, इनकम के लेवल पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी करते हैं। मतलब अगर किसी कंट्री को स्टडी करना है तो उस कंट्री के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना बेहद ज़रूरी होता है। और अगर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव साइड पे हैं, अच्छे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे चलने वाली है। और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव साइड पे हैं तो उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहद स्लो होगा या फिर होगा ही नहीं। और ये जो टर्म है पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। किसी कंट्री में पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है उसको अपन बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। और ये जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है ये कई बेसिस पे देखा जा सकता है। जैसे मेल्स और फीमेल्स, सेक्स के बेसिस पे कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं। एज के बेसिस पे कितने लोग चिल्ड्रन हैं, कितने लोग यंग हैं और कितने लोग ओल्ड हैं। इस बेसिस पे देखा जा सकता है पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को। फिर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे एक तो कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने नहीं हैं, और दूसरा टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर का कामकाज करते हैं, कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, कितने लोग सर्विसेज सेक्टर में हैं। उस बेसिस पे भी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सकता है। इनकम के लेवल्स पे और हेल्थ की कंडीशंस के बेसिस पे भी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को पढ़ा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है इसको कई बेसिस पे पढ़ा जा सकता है, जैसे सेक्स के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, एजुकेशन लेवल्स के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन और उसके टाइप के बेसिस पे, इनकम लेवल और हेल्थ की कंडीशन के बेसिस पे। अच्छा, एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करने का वो है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है नीचे पॉपुलेशन पिरामिड, इसमें किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के एज और सेक्स को कंसीडर किया जाता है और उस एज और सेक्स के बेसिस पे पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एज सेक्स पिरामिड है, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, इसके थ्रू आप पता नहीं लगा सकते हो कि उस पॉपुलेशन में एजुकेशन का लेवल क्या है। इसके थ्रू आप पता नहीं लगा सकते हो कि उस पॉपुलेशन में ऑक्यूपेशन का लेवल क्या है या इनकम का लेवल क्या है या हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। ये है एज सेक्स पिरामिड, जिसमें एज का पता लग सकता है और मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, सेक्स का पता चल सकता है। एज सेक्स पिरामिड या फिर पॉपुलेशन पिरामिड। देखो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं अपन, थोड़ा बेहतर तरीके से शायद समझ में आए। देखो ये है पॉपुलेशन पिरामिड और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे बात की गई है परसेंट के बारे में। ये जो ब्लू से दिखाया गया है ये मेल पॉपुलेशन है और ये जो रेड से दिखाया गया है ये फीमेल पॉपुलेशन है। परसेंट मतलब क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि टोटल पॉपुलेशन के परसेंट में अगर देखेंगे तो इतना परसेंट मेल हैं, इतना परसेंट फीमेल हैं। और अगर डायग्राम को थोड़ा ढंग से देखोगे तो जो मेल की पॉपुलेशन है और जो फीमेल की पॉपुलेशन है उसमें मेल का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। नीचे शायद उतना क्लोजली समझ में नहीं आए बिकॉज बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ऊपर देखो सबसे टॉप पे
ब्लू वाला जो कॉलम है जो कि मेल्स को दिखा रहा है वो थोड़ा चौड़ा है, और फीमेल्स वाला जो रेड वाला कॉलम है वो थोड़ा पतला है। ये क्या दिखा रहा है कि टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज में मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है और फीमेल की पॉपुलेशन कम है। दूसरी तरफ वर्टिकल लाइन पे दिखाया गया है एज ग्रुप ऑफ ईयर्स, जैसे 0 से लेके 15 तक ये जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन है चिल्ड्रन की, मतलब इतने चिल्ड्रन हैं। और चिल्ड्रन में भी ये जो साइड है ये मेल बच्चों की है, ये जो साइड है ये फीमेल बच्चों की है। फिर 15 से लेके और 64 तक ये जो बीच में है ये है यंग पॉपुलेशन, और इस यंग पॉपुलेशन में भी ये जो ब्लू वाली साइड है ये मेल पॉपुलेशन है, ये जो रेड वाली साइड है ये फीमेल पॉपुलेशन है, और 65 से ऊपर जो है ये है ओल्ड एज की पॉपुलेशन। मतलब अपने को पॉपुलेशन पिरामिड से एज के बारे में पता चल जाता है कि किस एज के लोग कितने हैं, कितना परसेंट है, और दूसरा मेल और फीमेल कितने हैं वो भी पता चल जाता है। और ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये बेहद इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए। एक चीज़ तो अपन इससे क्या पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट मेल हैं और कितना परसेंट फीमेल हैं, वो तो ईजी है, दिख रहा है। दूसरा अपन क्या पता कर सकते हैं कि कितने लोग चिल्ड्रन हैं, कितने लोग यंग हैं और कितने लोग ओल्ड एज हैं। और ये जो चिल्ड्रन हैं, यंग हैं, ओल्ड एज हैं, इससे एक चीज़ और पता चलती है जो कि इकोनॉमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 15 से लेके 65 तक 64 तक यंग लोग हैं ये हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग। कौन सी एज है ये? वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग। 15 से 64 तक माना जाता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मतलब ये वो पॉपुलेशन है जो कि काम करने में सक्षम है, जो कि काम करेगी, कमाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। ये जो 15 से नीचे वाली पॉपुलेशन है ये है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, मतलब ये कोई काम नहीं कर सकती, ये डिपेंडेंट है यंग पॉपुलेशन के ऊपर, वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर। और ये जो 65 से अबव है ये भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, मतलब ये माना जाता है कि ये जो 65 से ऊपर वाली एज वाले लोग हैं ये भी डिपेंडेंट हैं किस पे? वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। चिल्ड्रन काम नहीं करते, ओल्ड एज के लोग काम नहीं करते, ये दोनों डिपेंडेंट हैं किस पे? वर्किंग एज पे। काम कैसे आती है ये इन्फॉर्मेशन? सोच के देखो, किसी कंट्री में वर्किंग एज की पॉपुलेशन मान लेते हैं सिर्फ 30% है, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है बच्चे और ओल्ड एज वाले उन दोनों की पॉपुलेशन मान लेते हैं 70% है। मतलब कमाने वाले, काम करने वाले लोग कम हैं, डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं। इस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। और मान लेते हैं किसी कंट्री में ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये 60% है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन 40% है। इस कंट्री में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, होगा। और इसमें भी अगर थोड़ा और गहराई में जाएं, हालांकि 8th के लेवल से सही नहीं है लेकिन फिर भी, कि ये जो 60% है ये वर्किंग एज है, ये जो 40% है ये डिपेंडेंट है, लेकिन इस 40% में से सिर्फ 5% ओल्ड एज के लोग हैं और 35% जो हैं वो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। ये और अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि जो ओल्ड एज है वो 5% है, ये 35% जो है वो आगे चल के बड़े होंगे और बड़े होके ये वर्किंग एज में कन्वर्ट होंगे, मतलब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। ये थोड़ा टीडियस स्टडी है, थोड़ा डीप में जाके ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन। बेसिक लेवल पे 8th के हिसाब से अगर देखें तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, इस पॉपुलेशन पिरामिड से अपने को पता चलता है कि कितना परसेंट मेल हैं और कितना परसेंट फीमेल हैं। दूसरा, किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, और इस एज ग्रुप के हिसाब से अपने को पता चल जाता है कि कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है और कितनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा कि 15 से लेकर 64 तक होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन। 65 से ऊपर ओल्ड एज वाले और जो 15 से नीचे वाले चिल्ड्रन हैं, ये दोनों ही डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स। एक होते हैं यंग डिपेंडेंट्स, मतलब बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, जिनको अपन चिल्ड्रन बोल रहे थे, और एक होते हैं एल्डरली डिपेंडेंट्स, मतलब 65 ईयर्स से अबव एज वाले लोग। और ये लोग डिपेंडेंट होते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर। खूब ढंग से अपन ने पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ और है,
पिरामिड के बॉटम में दिखाया जाता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, मतलब बिलो 15 ईयर्स वाले बच्चों को, और ये दिखाता है लेवल ऑफ बर्थ को। कैसे दिखाता है देखो, मान लेते हैं ये एक पिरामिड है, ऐसा कुछ पिरामिड है, और दूसरा मान लेते हैं ये एक पिरामिड है जिसमें बेस सिर्फ इतना सा है, मतलब यहाँ पे इतना चौड़ा बेस है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। बट ऑब्वियसली बात है, चौड़ा बेस है मतलब बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बर्थ रेट जो है वो हाई है। लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो सिर्फ इतना सा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्थ रेट जो है वो कम है। मतलब बॉटम पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो बता देते हैं कि उस कंट्री में बर्थ का लेवल क्या है। अगर बॉटम का जो बेस है वो चौड़ा है, इसका मतलब बर्थ रेट हाई है, और अगर बॉटम में बेस जो है वो उतना चौड़ा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि बर्थ रेट जो है वो लो है। और इस पिरामिड के सबसे टॉप पे दिखाया जाता है एजेड पीपल को, प्लस 65 ईयर्स एज वाले लोगों को, और ये दिखाता है नंबर ऑफ डेथ्स को। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई पिरामिड ऐसा है जिसका टॉप कुछ इस तरीके से बन रहा है, और एक दूसरा पिरामिड है जिसका टॉप कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि नीचे बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि ब्रॉड बेस है, लेकिन डेथ रेट भी हाई है, लोग ज़्यादा मरते भी हैं, और इसलिए ओल्ड एज तक बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हो बहुत तीखा सा टॉप बना हुआ है। लेकिन इस डायग्राम में अपन क्या देख रहे हैं कि कंपैरेटिवली बर्थ ज़्यादा बच्चों की होती है, बर्थ रेट ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन डेथ रेट जो है वो लो है। कम लोग मरते हैं और ज़्यादा लोग अपने बुढ़ापे तक पहुंच पाते हैं, और इसलिए टॉप जो है वो थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें, किसी भी पिरामिड का जब बॉटम चौड़ा होता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि बर्थ रेट इज़ हाई। अगर किसी भी पिरामिड का बॉटम अगर सकरा होता है उसका सीधा सा मतलब होता है बर्थ रेट इज़ लो। अगर किसी भी पिरामिड का टॉप पॉइंटेड होता है, सकरा होता है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि डेथ रेट हाई है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं, बुढ़ापे तक कम लोग पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए प्लस 65 वाली जो पॉपुलेशन है वो कम है। और किसी भी पिरामिड का टॉप अगर चौड़ा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि डेथ रेट लो है, लोग कम मर रहे हैं, और लोग जो हैं वो बुढ़ापे तक ज़्यादा पहुँच पा रहे हैं, इसलिए प्लस 65 एज वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पर ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं। सिंपल सा आइडिया है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। 2 लेवल्स पे हमने बात की, मैं दोबारा से इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखो हमने क्या बात करी कि बिलो 14 चिल्ड्रन है, 15 से लेके 64 तक यंग लोग हैं, और 65 से ऊपर ओल्ड एज वाले लोग हैं। ये जो यंग पॉपुलेशन है इसको बुलाया जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये जो चिल्ड्रन हैं और ये जो ओल्ड एज के लोग हैं, इन दोनों को मिला के बुलाया जाता है डिपेंडेंट लोग या डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री में अगर डिपेंडेंट्स ज़्यादा होंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी, तो वो उस कंट्री के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन काम करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। और दूसरी बात हमने ये की कि किसी भी पिरामिड में अगर बॉटम बहुत ज़्यादा चौड़ा है, उसका सीधा सा मतलब क्या है कि बर्थ रेट इज़ हाई। किसी भी पिरामिड में अगर बॉटम बहुत ही सकरा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट इज़ लो। किसी भी पिरामिड में अगर टॉप पॉइंटेड है, उसका सीधा सा मतलब क्या है कि डेथ रेट इज़ हाई, मतलब ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादा रेट पे मर रहे हैं, और कम लोग प्लस 65 की एज तक पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए टॉप जो है वो पॉइंटेड है, बहुत पतला है। और किसी भी पिरामिड में अगर टॉप जो है वो थोड़ा चौड़ा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि डेथ रेट इज़ लो। 1-2 बार इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, खुद से रिवाइज करने की कोशिश करो, बहुत इजीली आप लोगों को ये समझ में आएगा। अच्छा, आगे बात की गई है 2-3 कंट्रीज़ के बारे में। सबसे पहले बात की गई है केन्या के बारे में। अपन ये पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट को आप कभी भी पढ़ लेना, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। मैं ये पिरामिड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो केन्या में अगर बॉटम देखोगे तो बॉटम जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही चौड़ा है, मतलब केन्या में बर्थ रेट इज़ हाई, बर्थ रेट खूब ज़्यादा हाई है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे आप देखोगे कि ऊपर जाके ऑलमोस्ट पॉइंट बन जाता है, मतलब प्लस 65 ईयर्स ऑफ एज वाले लोग जो हैं वो बेहद कम है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बच्चे पैदा तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है लोग मरते भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ज़्यादा रेट पे डेथ हो रही है, और इसी की वजह से
लोग अपने बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे डेथ रेट भी हाई है। ऊपर जो दोनों डायग्राम्स अपन ने एक्सप्लेन किए, जहाँ बर्थ रेट हाई होगी वहाँ पे बॉटम चौड़ा होगा, लेकिन जहाँ पे डेथ रेट हाई होगी वहाँ पे टॉप जो है वो पॉइंटेड होगा। वही सेम केन्या में हो रहा है। क्या हो रहा है कि बर्थ रेट तो आए, बच्चे खूब पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये अपने पूरे लाइफ स्पेन को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। डेथ रेट भी आया है, लोग मर भी ज़्यादा रहे हैं, और इसीलिए +65 एज वाले लोग कम रह जाते हैं, बुढ़ापे तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेथ रेट भी हाई है। लेकिन फिर इसको कंपेयर करो इंडिया से। इंडिया का अगर पिरामिड देखोगे तो इंडिया में बर्थ रेट केन्या के कंपैरिजन में कम है। केन्या में तो बहुत ही चौड़ा बेस है, लेकिन इंडिया में उतना चौड़ा बेस नहीं है, बर्थ रेट हाई है। लेकिन ऊपर अगर जाओगे तो एकदम ऐसा रैपिड डिक्लाइन नहीं है, स्लोली डिक्लाइन हो रहा है, स्लोली डिक्लाइन हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे केन्या के कंपैरिजन में डेथ रेट इज़ लो। और ये डेथ रेट लो क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेहतर मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं। केन्या में डेथ रेट हाई क्यों है, बिकॉज केन्या में मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी बेहतर नहीं है। इंडिया का समझ में आ रहा है कि इंडिया में बच्चे की जो पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है, और बर्थ रेट भी अच्छा खासा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एकदम रैपिडली ऊपर नहीं जा रहे हैं अपन बड़ा स्लोली ऊपर जा रहे हैं, स्लोली ऊपर जा रहे हैं। ऊपर अगर देखोगे तो ये जो एज्ड पॉपुलेशन है ये थोड़ी चौड़ी भी है, मतलब हमारे यहाँ पे डेथ रेट जो है वो कंपैरेटिवली लो है। और ये हर एक कंट्री के साथ में होता है। जब भी कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है तो उसका पिरामिड कुछ इस तरीके से बनता है। इस पिरामिड को अपन बोलते हैं डिक्लाइनिंग पिरामिड। डिक्लाइनिंग पिरामिड में बर्थ रेट भी हाई होता है, लेकिन साथ ही साथ डेथ रेट भी हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करती है उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं, उस कंट्री में एजुकेशन के लेवल्स इंप्रूव होते हैं, तो पिरामिड कुछ इस तरीके का बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि लोगों में एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है, वो लोग पढ़ लिख गए, तो अब बर्थ रेट के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल है, और मेडिकल की फैसिलिटी इंप्रूव हो गई है तो डेथ रेट के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल है, डेथ्स भी कम हो रही हैं। और फिर एक लेवल आता है जापान वाला। जापान का बड़ा क्यूरियस केस है। जापान का अगर पिरामिड देखोगे आप तो ये जो बेस है वो बहुत ही सकरा है, मतलब बर्थ रेट तो बहुत ही कम है, बीच में ये थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ऊपर देखोगे तो ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा नहीं है। बट समस्या क्या है पता है कि इनके यहाँ पे बर्थ रेट तो कम है, बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ये यंग पॉपुलेशन कल को बूढ़ी हो जाएगी। डेथ रेट यहाँ पे कम है, लोग कम मर रहे हैं, मतलब ये जो यंग लोग हैं ये बड़े हो जाएंगे, ये ओल्ड हो जाएंगे, 65+ हो जाएंगे, मतलब ये जो यंग पॉपुलेशन है ये कल को डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है आज की, ये कल को यंग बनेगी, लेकिन डिपेंडेंट पॉपुलेशन बच्चे जो हैं वो बेहद कम है, मतलब कल को आने वाले टाइम में यंग पॉपुलेशन जापान में कम होगी और ओल्ड एज पॉपुलेशन जापान में ज़्यादा होगी। और इसलिए जापान के लिए चर्चा होती है कि यार पता नहीं जापान कैसे सर्वाइव करेगा। इनफैक्ट अब जापान में ऐसी पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं कि लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बच्चे ज़्यादा पैदा करो, बर्थ रेट को बढ़ाया जाए। यही पूरी बातचीत इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है, फटाफट से मैं पढ़ ही देता हूँ। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। जो अपन ने कहा कि ऐसे कंट्रीज जिनमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं उनका पॉपुलेशन पिरामिड बेस पे ब्रॉड होता है और टॉप पे जाते जाते बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है। और उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है केन्या का। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन कंट्रीज़ में बर्थ रेट तो होती ही ज़्यादा है लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो डेथ रेट भी इन कंट्रीज़ में हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करती है, जैसे इंडिया, उन कंट्रीज़ में बर्थ रेट के लेवल पे कुछ कमी आती है लेकिन सिग्निफिकेंटली कमी नहीं आती है, और डेथ रेट्स के लेवल पे कमी आ जाती है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव हो गई होती हैं। और फिर कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो जापान के लेवल पे पहुंच जाते हैं। जापान के लेवल वाली कंट्रीज़ में बर्थ रेट्स जो हैं वो बेहद कम हो जाती हैं और यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ये पॉपुलेशन कल को ओल्ड हो जाएगी और ये जो बच्चे हैं ये कल को यंग होंगे और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ओल्ड एज के लोग जो हैं वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू दी वर्किंग एज पॉपुलेशन, और ये दिक्कत वाली बात है। यही बातचीत समझाने की कोशिश की गई है पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू।
बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री में एजुकेटेड पॉपुलेशन हो, स्किल्ड पॉपुलेशन हो, हेल्दी पॉपुलेशन हो और यंग पॉपुलेशन हो तो उस कंट्री के फ्यूचर के लिए सबसे बेहतर बात है। और इंडिया के पास में यही सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन आज भी ठीक ठाक है और हमारे यहाँ पे जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो भी ठीक ठाक है और ये बच्चे कल को बड़े होंगे और ये बच्चे कल को यंग पॉपुलेशन बनेंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन बनेंगे और यही हमारे लिए फ़ायदे की बात है। स्किल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। एक चीज़ और रह गई थी, पिछले वाले सेशन में एक चीज़ रह गई थी, एक डेफिनेशन रह गई थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। बड़ा सिंपल, आज की डेट में अगर इंडिया में कोई पैदा होता है तो वो ऑन एन एवरेज कितने साल तक जिंदा रह सकता है, उसको अपन बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब अगर कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई उसको मारे ना, नेचुरल जैसा हमारे यहाँ पे लिविंग सिस्टम है, अगर नेचुरल तरीके से वो आदमी अपनी ज़िंदगी को जिए तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम पीरियड तक वो ज़िंदा रह सकता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लाइफ कितने हैं उसके, उसको अपन बोल देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हालांकि अगर किसी ने बीच में एक्सीडेंट कर दिया और मर गया वो आदमी, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन अगर कुछ गलत ना हो उसके साथ में और वो नेचुरली अपनी लाइफ को जिए तो कितना ईयर्स तक वो जिंदा रहने का एक्सपेक्टेशन रख सकता है, कितने टाइम तक वो जिंदा रहेगा ऑन एन एवरेज, उसको अपन बोल देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसके साथ अब ये चैप्टर खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर ज्योग्राफी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक पूरा सेक्शन होता है और उसमें ये पॉपुलेशन पिरामिड्स वगैरह बहुत काम की चीज़ें हैं। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।